Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss 10 important questions of CSIR NET and IIT JEE. Now today day number 29 of 60-day challenge. Now today we are discuss the question which is related to sequence and a series, and there are some question which is related to interior point, connected set and so on. So first we recall some fact which is related to series and a sequence. मीन्स हम कुछ रिकॉल करेंगे कुछ फैक्ट को जो कि रिलेटेड है कि किसी भी सीरीज को हम कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं कि वो सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट है, तो वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. तो पहला रूल आपको याद रखना है, दैट इज कंपैरिजन टेस्ट. कंपैरिजन रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं उसको. कि अगर सपोज हमारे पास an एक सीक्वेंस है एंड bn अगर एक सीक्वेंस, और सपोज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव an अपॉन bn इज, सपोज ये फाइनाइट लिमिट आ रही है जहां पे an एंड bn बोथ आर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव सीक्वेंस होने चाहिए. तो अगर ये L एक फाइनाइट वैल्यू है, इफ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ an अपॉन bn इज फाइनाइट, देन द बिहेवियर ऑफ bn एंड an आर सेम. यानी कि an और bn का बिहेवियर सेम होगा, लाइक होगा. यानी कि अगर ये कन्वर्जेंस है तो an कन्वर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट होगा. एक तो ये हो गया. सेकेंड टेस्ट ये है कि हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव an अपॉन an प्लस 1 अपॉन an, और इसी की वैल्यू को सपोज इसकी वैल्यू l है. सिमिलरली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव an रेज़ टू 1 बाय n. सपोज ये L1 है और ये सपोज L2 है, तो यहाँ पे L1 और L2 की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हम बोलेंगे ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर L1 एंड L2 ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलते हैं उसको डाइवर्जेंट. तो ये जो हमारा टेस्ट है इसे रेशियो टेस्ट बोलते हैं, और ये जो हमारे पास है ये nth रूट टेस्ट है. तो रेशियो टेस्ट में भी सेम है कि L1 और L2 की वैल्यू अगर लेस देन है तो कन्वर्जेंट, और यहाँ पे L1 L2 चाहे वो ये दोनों वैल्यू अगर लेस देन है तो कन्वर्जेंट होगी, अगर ग्रेटर देन है तो डाइवर्जेंट होता है. तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं. जहां पे अगर इस तरीके का सीक्वेंस हो, जैसे कि कोई भी सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल n रेज़ टू 1 बाय n है, इस टाइप के सीक्वेंस हो गए, तो ऐसे टाइप के सीक्वेंस में हम क्या यूज करते हैं, या फिर कहीं पे ऐसे पावर आ गया है n प्लस 1 रेज़ टू n, तो ये सारे टाइप के सीक्वेंस में हम यूज करते हैं nth रूट टेस्ट का. और लॉग का एक्सपांशन तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कनेक्टेड सेट क्या होता है वो भी हमें पता है, डेंस क्या होती है वो सब सारी चीज पता है. कॉम्पैक्ट क्या होता है कि कनेक्टेड सेट उसके हर दो पॉइंट को, एवरी 2 पॉइंट ऑफ दैट सेट विल कनेक्ट विथआउट गोइंग टू अनदर सेट, यानी कि बिना किसी दूसरे सेट में जाए उसके हर 2 पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर सकते हैं तो हम बोलते हैं वो कनेक्टेड सेट होगा. कॉम्पैक्ट सेट के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि वो सेट क्लोज होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए. क्लोज के लिए डेफिनेशन ये है कि उसके लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर कंटेन करने चाहिए, या फिर पूरा सेट उसके क्लोजर के इक्वल होना चाहिए. यानी कि A इज इक्वल टू A क्लोजर, या फिर L इज अ लिमिट पॉइंट, देन L इंक्लूडेड इन दैट गिवन सेट. और क्या हमें देखना है इसमें, और डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है. अगर कोई ग्राफ स्मूथ है तो वो डिफरेंशिएबल होगा. कंटिन्यूअस, अगर कोई ब्रेक नहीं हो रही किसी ग्राफ में तो कंटिन्यूअस होगा. तो ये सारी चीजें हमें आज डिस्कस करनी है, ठीक है. नाउ तो क्वेश्चन नंबर 1. तो अब ध्यान से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 को, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट x, वो सारे पॉइंट होंगे ऑल दोज x विच इज बिलोंग्स टू 0-1, मीन्स 0-1 इंटरवल के अंदर वो सारे पॉइंट सच दैट कि वो 1 बाय n के इक्वल नहीं होना चाहिए. यानी कि ये कह रहा है कि ऑल दोज पॉइंट बिटवीन 0 to 1 एक्सेप्ट 1 बाय n, यानी कि 0-1 इंटरवल में से जो 1 बाय n का जो सीक्वेंस बनता है उसको माइनस कर देना है. थोड़ा इस ग्राफ को अगर हम समझे ध्यान से, तो यानी कि ये अगर सपोज हमारे पास एक रियल लाइन है,
अब जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक रियल लाइन है और इस रियल लाइन में से हमें इंक्लूड करना है ये जीरो, सपोज ये 0 1 हो गया। ऑल दोज पॉइंट ऑफ जीरो इंटरवल 1, तो जो क्लोज इंटरवल 0 1 है उसके वो सारे पॉइंट लेने हैं जिसमें x इज नॉट इज इक्वल टू 1/n है। तो एक काम करते हैं 1/n को ड्रॉ करते हैं। तो 1/n कैसे होगा, तो पहली पॉइंट 1, फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगी 1/2, फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगी 1/3, इस तरीके से ये चलते जाएगा। और इन सारे पॉइंट को छोड़ के जो भी बचेंगे वो हमारे सेट किसके अंदर होगा, हमारा जो सेट है x के अंदर होगा। मतलब x के अंदर वो सारे पॉइंट होंगे जो 1, हाफ, 1/3 नहीं होंगे। मतलब इस सेट के अंदर 0 से लेके 1 तक के सारे वैल्यू है एक्सेप्ट 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। कनेक्टेड कैसे चेक करते हैं कि सपोज अगर 2 पॉइंट ले ले, सपोज मैं ये 2 पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं। अब अगर मुझे इसे कनेक्ट करना है तो अगर सपोज इन 2 पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये जो हमारा सेट है ना, ये हमारे सेट के अंदर नहीं था क्योंकि ये जो पॉइंट है 1/2 है, बट ये तो इस पॉइंट में आ रहा है, मतलब ये तो हमारे सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है ना। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये इन 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूं, वी कनेक्ट दिस 2 पॉइंट बट वी कैन नॉट कनेक्ट दिस पॉइंट विदाउट यूजिंग हाफ। बिना हाफ का यूज किए हम इसे कनेक्ट नहीं कर सकते। अब इसे ऊपर से उड़ के नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा समझो कि ये रियल लाइन ही दुनिया है, इसे पता ही नहीं, ऊपर नीचे कुछ होता ही नहीं है। रियल लाइन के अंदर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, सिर्फ या तो लेफ्ट में या तो राइट में। मतलब इसे 1/2 से होके गुजरना होगा, तो देयरफॉर ये कनेक्टेड नहीं हो सकता। अब सेकंड क्या कह रहा है कि क्या ये सेट कॉम्पैक्ट है। अब कॉम्पैक्ट के लिए कंडीशन क्या होती है, क्लोज एंड बाउंडेड होना चाहिए। तो क्लोज का मैंने क्या डेफिनेशन बताया था कि क्लोज सेट तब होता है कि इफ a set is said to be closed if every limit point contained in that set, उस सेट के अंदर कंटेन्स करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 क्या लिमिट पॉइंट है। अगर मैं x सेट की बात करूं तो क्या x सेट लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, इफ वी ड्रॉ अ पॉइंट इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट इफ वी ड्रॉ अ नेबरहुड अराउंड दैट पॉइंट इट कंटेन्स इनफाइनेटली मेनी पॉइंट ऑफ दैट सेट। यानी कि किसी पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट तब कहते हैं जब उस पॉइंट पे बैठ के या खड़े होकर एक नेबरहुड ड्रॉ करे तो उसके अंदर सेट के इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए या फिर उस पॉइंट को छोड़ के और एक पॉइंट होना चाहिए। क्लियरली 1 पे अगर मैं यहां पे स्टैंड होके एक ग्राफ और एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो यहां पे सेट के तो बहुत सारे पॉइंट हो रहे हैं क्योंकि ये पूरा सेट मेरा है, सिर्फ हाफ 1/3 नहीं है, बट ये तो पूरे सेट है। अब कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करूं उसके पास x के बहुत सारे पॉइंट हैं। दैट मीन्स 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट x। बट 1 तो सेट के अंदर नहीं है क्योंकि 1 तो 1/n के फॉर्म में है और ऐसे सारे एलिमेंट जो 1/n के फॉर्म में वो सेट के अंदर नहीं है। तो दैट मीन्स ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। बाउंडेड तो है क्योंकि ये 0 1 के बीच में सारे पॉइंट्स आएंगे, तो देयरफॉर ये कॉम्पैक्ट तो है बट कॉम्पैक्ट बोल रहा हूं, ये सेट हियर बाउंडेड है बट प्लस जो क्लोज होना चाहिए ना वो क्लोज नहीं है। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि ये सेट कॉम्पैक्ट भी नहीं है। दैट मीन्स द सेट x इज नॉट अ कनेक्टेड नॉर नाइदर कनेक्टेड नॉर कॉम्पैक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन जो पहला क्वेश्चन है कि ये सेट क्या है, कनेक्टेड है या कॉम्पैक्ट है, तो हम कहेंगे ना तो ये कनेक्टेड है ना ही ये कॉम्पैक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है, द फर्स्ट ऑप्शन इज x इज कनेक्टेड बट नॉट कनेक्टेड, तो बट ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्लियरली रॉन्ग है ये ऑप्शन। देखो तो x इज नाइदर कॉम्पैक्ट, जो बी ऑप्शन है ना कि x इज नाइदर कॉम्पैक्ट नॉर कनेक्टेड, ये ऑप्शन राइट है, बाकी सी एंड डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 282, इसमें एक लिमिट दिया है कि L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल रेज़ टू n, देन द L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, L इज इन्फिनिटी। तो देखते हैं यहां पे हमें सिंपल रिजल्ट यूज करना है, जैसे हम कॉची या फिर कॉची, देखो कॉची जो भी बोलते होंगे, तो कॉची सेकेंड थ्योरम, हाँ तो कहीं इसको कॉची बोलते हैं, कहीं कहीं कॉची बोलते हैं, तो वो कोई
इश्यू नहीं है। तो कॉची का जो सेकेंड थ्योरम है वो ये कहता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव a n प्लस 1 अपॉन a n की जो वैल्यू है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव a n रेज़ टू 1 बाय n होगा। अच्छा, एक चीज याद रखना है, अगर सपोज ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है ना तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होगी तो ये हमेशा इसकी इक्वल होती है। तो यहाँ पे वन वे है कि अगर सपोज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n मतलब इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट होगी l है तो वही सेम लिमिट इसकी होती, तो ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमारे पास जो an है वो गिवन है 1 अपॉन n रेज़ टू nth रूट ऑफ n फैक्टोरियल का nth रूट लेना है, ठीक है। तो अगर मैं एक bn सीक्वेंस बना दूं, मैं bn सीक्वेंस को सपोज बोल दूं 1 अपॉन n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब जो an है ना वो कुछ और नहीं, मैं an को डिफाइन कर सकता हूं bn रेज़ टू 1 बाय n। मतलब an की वैल्यू क्या हो गई, bn रेज़ टू 1 बाय n है। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, an की वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव bn प्लस 1 अपॉन bn। तो अगर सपोज इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो गई तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, an के इक्वल बाय कॉसी सेकंड थ्योरम। मींस हमें अब सिंपल ये फाइंड करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव bn प्लस 1 अपॉन bn, ये निकालेंगे। सपोज इसकी लिमिट l होगी तो वही सेम लिमिट an की हो जाएगी, और an क्या है, bn रेज़ टू 1 बाय n, बट bn की वैल्यू क्या है 1 अपॉन n फैक्टोरियल, और जब इस पे 1 रेज़ टू 1 बाय n लगा देंगे तो यानी ये यही बता रहा है। तो मीन्स हमें क्या करना है, bn को 1 अपॉन n फैक्टोरियल लेके उसकी bn प्लस 1 अपॉन bn निकालना है। तो फाइंड करते हैं, यानी कि मैं सिंपल ये कह सकता हूं जो भी हमें लिमिट फाइंड करना है वो कुछ और नहीं बल्कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव bn प्लस 1 अपॉन bn है, और जिसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव bn प्लस 1 क्या है, bn प्लस 1 कुछ और नहीं बल्कि n फैक्टोरियल है। तो प्लस कर देंगे तो क्लियरली ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास n फैक्टोरियल। क्लियरली मैं ऐसे लिख सकता हूं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो देयरफॉर l की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 0 हो जाएगा। क्लियरली हमने क्या यूज किया यहाँ पे, हमने यूज किया यहाँ पे कॉसी का सेकेंड थ्योरम कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होगी तो ये इक्वल होता है bn रेज़ टू 1 बाय n के इक्वल। तो क्लियरली इसकी वैल्यू 0 है, तो यही लिमिट l होगा, यही हमें फाइंड करना था। तो देयरफॉर जो आंसर नंबर 0 होगा जिसमें वही ऑप्शन राइट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो ध्यान से देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है, 0 वाला राइट, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 283, सिर्फ यहाँ पे हमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है और उसके बाद लॉग का एक्सपांशन ओपन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट हम देखते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफी लेक्चर्स में कि जो लॉग 1 प्लस एक्स का जो एक्सपांशन होता है, बट कंडीशन ये होती है कि जो एक्स की वैल्यू है, ये जो एक्स का मॉड एक्स है वो लेस देन 1 होना चाहिए। सो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो कंडीशन ये है कि जो ये x है ना, मॉड x इज लेस देन 1 होना चाहिए। तो देन इसका जो एक्सपांशन होता है वो कुछ और नहीं बल्कि 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर, सॉरी तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेज़ टू 4 बाय 4। तो इस तरीके के हमारे पास माइनस प्लस माइनस से चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, तो इसका यूज करना है इस एक्सपांशन का। और ये आता कैसे, मैं इसका डेरिवेशन बता चुका हूं कि हमारे ये ज्योमेट्रिक सीरीज से आता है कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस मतलब समेशन एक्स रेज़ टू n। तो उसका यूज करके इंटीग्रेशन करके हमें ये आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें निकालना क्या है, 1 प्लस 1 बाय n रेज़ टू, तो ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज ये मेरे पास एक लिमिट हो गई और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे n प्लस 1 बोला है, ठीक है। तो l इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय n होल रेज़ टू n प्लस 1। अब ध्यान से सुनना, दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे, तो जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लॉग l इज इक्वल टू n प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि n प्लस 1, सॉरी यहाँ पे l की वैल्यू लिमिट है तो यहाँ पे सपोज लिमिट लिख देते हैं। तो ये हमारे पास n प्लस 1 इंटू
और log 1 प्लस 1/n हो गया। तो देयरफॉर log L इज इक्वल टू, ये L मतलब लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1, और अब अगर यहां से अब क्लियरली 1/n तो लेस देन 1 होता है क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो 1/1 1/2 कुछ भी हो तो ये लेस देन 1 होगा क्लियरली। तो जब इसे एक्सपांशन करें, ओपन करेंगे तो ये 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n², इस तरीके से चलते जाएगा। ठीक है, क्लियरली जब हम इसे अंदर इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे देखो ये एक पॉलिनोमियल है, तो अगर दो पॉलिनोमियल ऊपर और नीचे हैं तो जो हाईएस्ट डिग्री होती है उनका कोएफिशिएंट हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, और इसका कोएफिशिएंट अगर देखें तो 1 यानी कि इसका आंसर कितना होगा 1। और बाकी सारे टर्म्स को अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर n+1 है, नीचे 2n², नीचे की डिग्री ज्यादा है या फिर रेट ज्यादा है क्योंकि ऊपर लीनियर है और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्लियरली इसका रेट ज्यादा है, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0, ऐसे ये भी 0 क्योंकि बढ़ते जा रहा है, मीन्स हमारे पास आंसर हो जाएगा 1। यानी कि इससे हमें ये समझ में आता है कि जो log L की वैल्यू है, log L की वैल्यू 1 आ रही, तो क्लियरली L की वैल्यू निकालना होगा, तो बोथ साइड क्या अप्लाई कर देंगे e, तो देयरफॉर L की वैल्यू आ जाएगी e⁻1 यानी कि e। तो ये हमारे पास L की वैल्यू e आ गई, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू e। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ नहीं किया, यहाँ पे n कर दिया है, तो सिर्फ यहाँ पे n चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, बस यहाँ पे ये n+1 हट जाएगा। तो जब हम यहाँ पे n प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियरली ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, n यानी कि 1 बचेगा, ये सब टर्म तो वैसे भी कैंसिल होके n² ये 1/n यानी कि सारे 0 और यहाँ पे 1 है, यही टर्म रह जाएगा, यानी कि क्लियरली इसका भी आंसर 1e ही होगा, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन तो राइट है। अब क्या कह रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ का भी क्या आंसर e आएगा, जहां पे दिया है n²। अब ध्यान से सुनना कि n² की वैल्यू जब यहां हम पुट करेंगे तो थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये लिमिट और यहां पे सपोज n² है, तो जब n² और इसकी जब ओपन करेंगे, इसको जब इसका एक्सपांशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को तो छोड़ दूं, बट यहीं पे ये इन्फिनिटिव आ गया ना, जब एक टर्म इन्फिनिटिव आ गया तो बात ही खत्म, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटिव। तो देयरफॉर इसका आंसर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, बट वो कह रहा है कि ई आएगा, तो नहीं, ये आंसर ई नहीं आएगा। अब फोर्थ ऑप्शन में ये कह रहा है कि अब यहाँ पे n² दे रहा है और यहाँ पे n दे रहा है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे n² है, यहाँ पे n है, तो मतलब ये कह रहा है कि ये n यहाँ आ जाएगा और ये 1/n² से स्टार्ट होगा, यानी कि पहला टर्म 1/n² से स्टार्ट होगा, माइनस 2/n² का फिर से स्क्वायर ले लेंगे तो n⁻⁴, फिर प्लस 1/3 n⁻⁶, इस तरीके चलते जाएगा, मतलब ये कम ही होते जा रहा है। जब यहाँ पे n पुट करेंगे यानी कि पहला टर्म 1/n, ऐसे दूसरा टर्म 1/2n³, मतलब पहला टर्म 0, फिर ये तो बढ़ते ही जा रहे तो ऑलमोस्ट 0 ही होंगे, मतलब सारे टर्म 0, तो आंसर कितना होगा 0, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 0। तो जब e अप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू e⁻0 यानी कि आंसर 1, तो लास्ट का आंसर 1 आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट और 2 ऑप्शन है उसका आंसर e आ रहा है, सेकंड में आंसर इन्फिनिटी आ रहा है और फोर्थ का आंसर 0 आ रहा है। बट हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि चारों के क्या आंसर e होंगे, तो नहीं, तो ये दो ऑप्शन के आंसर e नहीं होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड अदर ऑप्शन दैट इज 3 and 4 आर रॉन्ग। तो ऑप्शन पे चलते हैं एक बार, देखो ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी डी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे n² है, यहाँ पे नीचे n² है, तो ये ई बोल रहा है, बट यहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा है और 0 हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन log 2, अरे ये यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो log 2 माइनस n इज गोइंग फ्रॉम 1 to 100, 1/2n into n। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें कुछ अरेंजमेंट करने। यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो log 2 की वैल्यू समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity 1/2n into n, हमें सिर्फ ये बताना है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू गिवन है क्या ये लेस देन 0 होगा इनका डिफरेंस, या ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर लेस देन 1/2 into, मतलब 4 ऑप्शन है कुल मिलाकर। बट हमें ऑलरेडी पता है कि अगर ये सपोज टर्म पूरी इंफिनिटी तक चली जाए ना तो ये log 2 के इक्वल होता है।
तो देयरफॉर इस log 2 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एक रिजल्ट याद रखें, अरे रिजल्ट या फिर ये कि log 2 की वैल्यू इक्वल होती है समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/2n, ये तो इक्वल होता है। तो देयरफॉर अगर हमें इसे इसके टर्म्स में लिखना है तो बड़े ध्यान से समझना, ये 1 से लेके 100 तक का टर्म है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं क्या करता हूं, समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/2n, इस पूरे टर्म्स में से 101 के जो आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही मिलेगा, यानी इस पूरे टर्म में से n इज इक्वल टू 101 से लेके हाँ ये माइनस कर देंगे तो 1/2n इंटू n, यानी पूरे टर्म में से 1 से लेके, मैं कह रहा हूं 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पूरे में से इस पार्ट को माइनस कर देता हूँ, तो यहां से यहां पार्ट मिल जाएगा ये। तो यह हमने क्या किया, पूरे यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक में से 101 से लेके ये पार्ट को माइनस कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द log 2, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/2n इंटू n, ये माइनस माइनस प्लस समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 101 इंफिनिटी 1/2n इंटू n। क्लियरली हमारे पास ये आ रहा है, बट ये दोनों तो इक्वल है ना, ऑलरेडी हमने रिजल्ट देखा है कि ये दो वैल्यू तो इक्वल होती है, तो देयरफॉर ये टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, तो मीन्स हमारे पास ये वाले टर्म बच रहे हैं। तो इसे नोट करना है, बाकी सब रब कर देते हैं कि अब हमारे पास ये काम है कि n इज इक्वल टू, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो 101 से लेके इन्फिनिटी 1/2n इंटू n, मीन्स जो हमारे पास अब क्या बच रहा है, जो भी l है, सपोज इसे l ले लेते हैं, तो ये हमारे पास n इज गोइंग फ्रॉम 101 से लेके इन्फिनिटी तक 1/2n इंटू n, ये बच रहा है। तो अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो ये कैसे टर्म्स होंगे, बड़े ध्यान से देखना, ये हमारे पास 101 और ये 101 और फिर इसके बाद प्लस 1/2 इंटू 102 कंटिन्यूसली से चलेगा, ठीक है। अब हमें एक रिजल्ट पता है कि अगर नीचे की वैल्यू हम डिक्रीज कर दे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि 1 और 1/2 है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दूं, अगर इसकी वैल्यू में डिक्रीज कर दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे सपोज यहाँ पे 1/3 है, अगर मैं इसकी वैल्यू एक डिक्रीज कर दूं तो वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जैसे 1/2। क्यों, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, मतलब कम कर रहा हूं, तो जो टोटल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट का हम यहां भी यूज करेंगे कि अगर इस वैल्यू को हम ध्यान से लिखें तो ये 1/2 ये 101 प्लस 1/2 वैल्यू को हम कांस्टेंट ले लेंगे। अब ये वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे मैं एक टर्म कम कर रहा हूं, मतलब ये वैल्यू अब इंक्रीज हो जाएगी, ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से चलते जाएगा, ठीक है। अब अगर और थोड़े ध्यान से देखें तो अगर इस सारे टर्म को हम ऐड कर दें, अगर इन सारे टर्म को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 101 कैंसिल हो जाएगा और 101 कॉमन आएगा और 2/101, यानी कि पूरे टर्म्स में से हम 101 और 2/101 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेंगे कि यहाँ से तो सिर्फ 1 बचेगा, फिर 1/2 की एक पावर, फिर 1/2 स्क्वायर, इस तरीके से कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। अब हो गया हमारा क्वेश्चन, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका समेशन होता है 2, यानी कि 2/10 में से एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमने निकाला था दोनों का डिफरेंस, इसकी वैल्यू तो लेस देन आ रही है, किससे लेस देन आ रही है, 1/101 इंटू 2/100, बस हो गया रिजल्ट। अब देख लेते कौन सा ऑप्शन राइट है। तो अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये कह रहा है कि लेस देन 0 होगा तो रॉन्ग, ये कह रहा है ग्रेटर देन 1 होगा तो ये भी रॉन्ग, ये कह रहा है कि लेस देन 2/101 2/100 ये ऑप्शन राइट है, ये कह रहा है ग्रेटर देन, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज राइट। तो सिंपल कैलकुलेशन और अरेंजमेंट था, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये पता होना चाहिए था कि log 2 की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि यही सीरीज होता है, बट ये n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। ना अब एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी आपके सामने सीक्वेंस के क्वेश्चन हो या फिर
रियल अरे सीक्वेंस या फिर सीरीज के क्वेश्चन हो तो जितना ज्यादा हो सकता है काउंटर एग्जाम्पल आपके माइंड में होने चाहिए। तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे, मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स अगर आप यूज कर रहे हो, काउंटर एग्जाम्पल का जितना यूज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो सीक्वेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सीक्वेंस में आपके पास माइंड में बहुत सारे एग्जाम्पल होने चाहिए जो आपके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि सारे सीक्वेंस मेरे डिक्रीजिंग है, A1 ग्रेटर देन A2 मीन्स पहला सीक्वेंस अगर डिक्रीज होते हुए चल रहा है, यानी कि जैसे जैसे टर्म बढ़ रही है वो डिक्रीज हो रही है, मीन्स डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। देन विच ऑफ दी फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू, कह रहा है कि लिमिट क्या हमेशा सीक्वेंस जीरो पे अप्रोच करेगी, या फिर an/n जीरो को अप्रोच करेगा, या फिर समेशन सीरीज an/n कन्वर्जेस होगी, या फिर समेशन an/n स्क्वायर कन्वर्जेस होगा। तो समझते सीक्वेंस को, तो ध्यान समझो। गिवन क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है गिवन लिखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 285, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझना कि A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3, तो इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। दैट मीन्स ये कहना चाहता है कि जो सीक्वेंस है ना वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। कि गिवन ये है कि सिंपल बात में ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इतना समझ लो। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये जो an की वैल्यू होगी जीरो को अप्रोच करिए, ऐसा कह रहा है। बट जरूरी यही, मैं कोई भी सीक्वेंस ले सकता हूं। सपोज मैं ले लू A1 + 1/n⁻p। अब ये टाइप के मैं कोई भी सीक्वेंस ले लू, क्लियरली ये तो एक कांस्टेंट नंबर है और ये p की वैल्यू सपोज ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर दे देते हैं। तो क्लियरली ये एक सीक्वेंस ऐसा है जो कि p ग्रेटर देन 1 लेंगे, क्योंकि अगर लेस देन वगैरह जीरो ले लेंगे तो कुछ मतलब नहीं। तो ये क्लियरली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। बट अगर हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म होगा, तो क्या कांस्टेंट टर्म को हमेशा नॉन जीरो लेना है। हो गया एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल। अब चाहे तो यहाँ पे 1 + 1/, अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो भी ले सकते हैं, कोई भी ग्रेटर देन जीरो होगा तो भी चलेगा। तो 1 + n रूट ले लो, n ले लो, जो भी होगा। तो ये सीरीज कहाँ कन्वर्ज करेगी, 1 पे। 2 ले लेंगे, 2 पे कन्वर्ज होगा। बट जरूरी नहीं ना कि जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, सारे डिक्रीजिंग सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि वो जीरो पे ही अप्रोच करेंगे। तो ये काउंटर एग्जाम्पल से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो रहा है। देयरफॉर द फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमिनेट बाय यूजिंग दिस काउंटर एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि तो सेकंड ये कह रहा है कि जो bn है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और an इज इक्वल टू 0, ये भी ऑप्शन है ना। हमारे पास ये तो गिवन है ना कि A1 की वैल्यू ग्रेटर देन A2 है, तो ये ग्रेटर देन an है। नाउ अब A1/n इज ग्रेटर देन an/n, क्योंकि दोनों साइड सेम अप्लाई कर रहे हैं। बट क्लियरली हमें पता है सीक्वेंस जो ये n है सारे पॉजिटिव सीक्वेंस है, क्योंकि उसमें गिवन है कि पॉजिटिव सीक्वेंस है और n भी पॉजिटिव है, मीन्स ये हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा। तो देयरफॉर अगर हम दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दें तो ये भी 0, ये भी 0, बाय सैंडविच थ्योरम ये भी 0 हो जाएगा। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल रिजल्ट, सैंडविच थ्योरम का यूज करके, और जो गिवन कंडीशन है कि सारे सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इस सिंपल रिजल्ट का यूज करके हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया। प्रूफ करना मीन्स हमें यहाँ पे इसे प्रूफ करना होगा। तो देयरफॉर ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी, 0, बाय यूजिंग अ सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब थोड़ा थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, कि लिमिट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव an/n के बारे में कह रहा है कि ये कन्वर्जेंस होगा। बट ये जरूरी नहीं है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वही सेम एग्जांपल ले लेंगे कि an के प्लेस पे मैं कुछ सपोज an 1/n या फिर सपोज 1 ही ले लेते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा n + 1/n। तो देयरफॉर जो सीरीज हो जाएगी वो सीरीज क्या होगा, n + 1, यानी कि सिंपल n + 1/n² हो जाएगा। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या ले लेंगे, ये हमारे पास सपोज इसे हम कह देते हैं an। अब बात आती है कि bn को सिलेक्ट कैसे करना है। तो सिलेक्ट इस तरीके से करना है कि यहाँ की जो n की जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसे कॉमन ले लो, जैसे n। यहाँ पे जो n² की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कॉमन ले लो, n², और जो दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बच रहा है 1/n, और उसी को सेलेक्ट कर लो 1/n। तो क्लियरली जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा कि इसे डिवाइड कर दो, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव an/bn।
इसे डिवाइड कर देना, क्लियरली ये एक फाइनाइट लिमिट आएगी, ये एग्जिस्ट होगा, आप कर सकते हैं। लेकिन बी एन कैसा है, 1/n है, जो कि डाइवर्जेंट सीरीज होगा अगर हम इसका सीरीज बनाएंगे। तो देयरफॉर अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा बाय यूजिंग अ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो सी ऑप्शन डाइवर्जेंट है, बट वो कह रहा है कि कन्वर्जेंट, तो देयरफॉर सी ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ अब डी ऑप्शन कह रहा है कि समेशन ए एन अपॉन एन स्क्वायर ये कन्वर्जेंस होगा। तो सिंपल वही टेक्निक फिर से यूज करेंगे। हमें कह रहा है कि ए एन इज लेस देन और ए एन इज ग्रेटर देन ए एन, ये रिजल्ट है, अरे रिजल्ट नहीं गिवन है, ए एन इज ग्रेटर देन ए एन, एन, अरे यहां पे एन स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अब सीरीज लगा देंगे। अब क्लियरली अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है और ये सीरीज तो इससे छोटी है, अब ये सीरीज कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि ए तो कांस्टेंट, इसे बाहर ले लेंगे और 1/n स्क्वायर बाय पी सीरीज टेस्ट ये कन्वर्जेंट है। अब बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर कोई बड़ी सीक्वेंस, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सीरीज ए एन, अगर ये बड़ा सीरीज कन्वर्जेंट हो रहा है तो इससे छोटी सीक्वेंस क्या होगी, ऑलरेडी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। मैं कह रहा हूं कि अगर जब मुझसे कोई बड़ा जीरो जा रहा है तो फिर मैं तो उससे छोटा हूं, तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं उससे आगे जाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम सिंपल कंपैरिजन टेस्ट का कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो अब ऑप्शन पे अगर जाए तो देयरफॉर द ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है एंड सी ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 286 विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, कि कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट है। तो एक एक करके देखते हैं। सिर्फ कन्वर्जेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में कुछ बताया था कि कैसे कंपैरिजन टेस्ट, तो वही सब यूज करना है। नाउ ए एन इज नथिंग बट कि 1/√n+1 माइनस √n, ये हमारे पास ए एन दिया, ठीक है। तो क्लियरली हम यहां पे यूज करेंगे फिर से कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का। तो अब हमें बी एन ढूंढना है। तो मैंने क्या कहा था कि ऊपर और नीचे से जो मैक्सिमम डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल होगा, हाईएस्ट पावर के जो भी, उसे कॉमन ले लो। तो यहाँ पे तो मुझे यही कॉमन दिख रहा है, ऊपर तो कुछ है नहीं। तो जब मैं यहाँ से एन कॉमन लूंगा तो वो भी रूट में आएगा, यहां से कॉमन लूंगा तो भी रूट में आएगा, मतलब रूट वाला कॉमन में आ जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लो। अब ये होमवर्क में है कि ए एन अपॉन बी एन का निकालना, क्लियरली वो तो सिंपल होता है, कैंसिल वगैरह करके वो फाइनाइट वैल्यू आएगी। बट ये कैसा सीक्वेंस है, ये कैसा सीरीज है, क्योंकि बाय पी सीरीज टेस्ट पी की वैल्यू हाफ है जो कि लेस देन 1 है, तो देयरफॉर दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्योंकि जब भी पी की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू होती है तो हमेशा डाइवर्जेंट होता है, और पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 1/n/p सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होती है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। नाउ द सेकेंड सीरीज इज, अरे सीरीज डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, सीक्वेंस में तो जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो लिमिट एन समेशन एन इज गोइंग फ्रॉम 1 to इंफिनिटी साइन एन अपॉन एन स्क्वायर। ये तो क्लियरली हमें बहुत पता है, बहुत बार हमने कॉम्प्लेक्स में यूज किया है, बाय और फंक्शन वगैरह में भी यूज किया है, द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में। बट यहाँ पे वो नहीं यूज करना, यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट होता है। तो ये तो लेस देन हो जाएगा, समेशन एन इज गोइंग फ्रॉम, और जो चीज अगर ऑब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट तो कंडीशनल कन्वर्जेंट तो होगी। तो ये तो लेस देन 1/n स्क्वायर होगी विच इज कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट, तो देयरफॉर उससे छोटी सीरीज का हमेशा कन्वर्जेंट होगी। तो बाय सिंपल कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज का यूज करके हमारे पास ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। अब थर्ड सीरीज, अरे सीक्वेंस नहीं, बार बार सीक्वेंस का सीरीज कन्वर्जेंट हो गया। लॉग इन, अब इस सीरीज के बारे में बात कर रहा है। क्लियरली लिमिट अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूं तो ये तो इन्फिनिटी पे जाएगा। अब अगर सीक्वेंस 0 पे ही नहीं जा रही है तो बाय नेसेसरी कंडीशंस ये सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 तो रॉन्ग हो गई। नाउ ऑप्शन नंबर 4 लॉग एन बाय एन, तो सिंपल फिर से इसे एन ले लेंगे। ये सीरीज है, हमें क्या चेक करना है, और सीरीज चेक करना है लॉग एन बाय एन। तो सिंपल अगर हम ए एन सीक्वेंस ये ले रहे हैं तो फिर से बी एन को क्या ले लेंगे, 1/n। तो क्लियरली एन एन तो कैंसिल हो जाएगा, अगर जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ लॉग एन बचेगा, और लॉग एन को जब हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, अरे
कैसे होगा, an अपॉन log n अपॉन n इंटू n। तो ठीक है, log n इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये कैसा है, यहाँ पे वो नहीं यूज करेंगे, या फिर इसे हम कंपैरिजन टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये इन्फिनेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का यूज नहीं कर सकते। याद रखना, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए जो हम लिमिट लेते हैं एन अपॉन बी एन, उसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, बट यहाँ पे इन्फिनेटिव आ रहा है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का नहीं यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का यूज करते हैं। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या होता है कि अगर सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन और एक सीक्वेंस ले लेते हैं 2n a 2n, तो दोनों का बिहेवियर सेम होता है। तो देयर फोर समेशन, तो लॉग, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2n, और लॉग इन के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2n, क्योंकि n को रिप्लेस करना 2n से, तो नीचे 2n हो जाएगा, 2n कैंसल, तो ये हमारे पास log 2n आ रही है। तो log 2n का मतलब होता है n इंटू log 2, तो log 2 तो बाहर आ जाएगा, और n की सीक्वेंस क्या होता है डाइवर्जेंट, तो देयरफॉर अगर ये सीक्वेंस सीरीज डाइवर्जेंट है तो an सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो बाय यूजिंग कॉची कंडेंसेशन टेस्ट हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास ये सीरीज है ये डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट नहीं यूज हो सकता। तब ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन राइट है, कौन कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये तो डाइवर्जेंट था, सेकेंड कन्वर्जेंट है, एंड सी एंड डी ऑप्शन आर रॉन्ग, क्योंकि सब डाइवर्जेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए एन 1 अपॉन एन इंटू लॉग एन क्या सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ये सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा है। अब सीक्वेंस तो क्लियरली कन्वर्जेंट दिख रहा है कि 1 अपॉन एन इंटू लॉग एन है, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्लियरली कन्वर्जेंट है, ए ऑप्शन राइट। सेकेंड कह रहा है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा, तो बाय यूजिंग सिंपल एक तो हम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहां पे हम आई थिंक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का यूज कर सकते हैं। वो चेक करते हैं कि ए एन है और यहाँ पे बी एन, तो ए एन क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन इंटू लॉग एन, और बी एन को अगर हम 1 अपॉन एन लेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा एन एन, तो ये 1 अपॉन लॉग एन आ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो 0 को अप्रोच कर रही है, मतलब ये फाइनाइट आ रहा है, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट 1 अपॉन एन कैसा है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हमने वी एन को क्या लिया था, बी एन इज इक्वल टू 1 बाय विच इज डाइवर्जेंट, तो देयरफॉर ये सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। थर्ड कह रहा है कि ए एन स्क्वायर ले लेंगे, तो क्लियरली सेम हम क्या करेंगे, अब बी एन को क्या ले लेंगे 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो फिर से उसकी वैल्यू 0 एक फाइनाइट आएगी, तो बाय सिंपल उसी टेस्ट का यूज करके हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट होगा। तो ऑप्शन 1 रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन -1 टू ए एन, दिस इज लेबनिट्स, बाय यूजिंग लेबनिट टेस्ट। ये सीरीज कैसा है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो ऑसिलेटिंग सीरीज है। दूसरी बात, इसे हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं, क्योंकि अगर सीक्वेंस अगर हमारे पास ऑसिलेटिंग हो तो उस सीरीज को हम अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं, मतलब प्लस माइनस इस तरीके के सीक्वेंस को। तो क्लियरली इट इज डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू 0, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0 एंड डिक्रीजिंग, एंड सीरीज इज अल्टरनेटिंग सीरीज। तो बाय यूजिंग लेबनिट्स टेस्ट वी कैन से दैट कि ये सीरीज क्या हो सकता है, अरे क्या हो सकता है कि कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 288। अब ये क्वेश्चन डायग्राम से होता है, ये होमवर्क के लिए आप कर लेना। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वहां पे बस पॉइंट दे दिया था 1/2 सेट के अंदर दिया था, यहाँ पे सिंपल पूरी इंटरवल दे रहा है 0 1। तो इसका मैं ग्राफ बता देता हूँ, सेम इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसी, वहां पे एक सेट दिया था, इसमें 1 और 2 पॉइंट थे, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि पूरी लिमिट हमारे पास, पूरा जो सेट है वो 0 1 है, और मिनिमम डिस्टेंस लेना। तो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूंगा तो डिस्टेंस कुछ इस तरीके से होगा y इक्वल टू एक्स, बट यहाँ पे पूरा इंटरवल है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे कुछ इसी तरीके का डिस्टेंस होगा। फिर जैसे जैसे यहाँ से इंक्रीज होंगे तो इस तरीके से डिस्टेंस चलते रहेगा, तो इस तरीके का इसका ग्राफ होगा। तो क्लियरली यहाँ पे 2 कॉर्नर पॉइंट आ रही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ इट इज स्मूथ। अगर कहीं पे भी शार्प कॉर्नर आ रहा है तो वहां पे वो कन्वर्जेंट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो देयरफॉर 2 पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी कंटिन्यूअस हर जगह होगा। तो इस तरीके ग्राफ होगा। तो क्वेश्चन एक था, इससे पहले पीडीएफ में आप देख सकते हैं, और जो भी उसका लेक्चर होगा उसमें डे वगैरह तो सब लिखे ही है, वहां से आप चेक कर सकते हैं।
तो देयरफॉर तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 पॉइंट पे कन्वर्ट करे, शार्प एज मतलब वहां पे कॉर्नर आ रहा था, मतलब वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देयरफॉर इसमें ऑप्शन में भी आई थिंक कुछ गड़बड़ है, तो देख लेना पीडीएफ में कि जिस पॉइंट पे ये होगा कि वो 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्वेश्चन ये क्या डिसकंटिन्यूअस है समवेयर, नहीं, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है। सेकंड ऑप्शन ये कंटिन्यूअस है बट नॉट कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, सिर्फ 0 पे, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। ऐसे एक मेरे ख्याल से सिर्फ ओनली 1 होगा, वो भी रॉन्ग होगा, तो जिसमें 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि डी और सी ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 289, जी एक इरेशनल नंबर है और क्वेश्चन पूछा है इंटीरियर और क्लोजर के बारे में। वी नो दैट कि इरेशनल नंबर मीन्स कैसे होते हैं, पूरे रियल लाइन पे, अगर हम पूरे रियल लाइन की बात करते हैं, सपोज ये मेरे पास एक रियल लाइन है, जैसे ये मेरे पास एक रियल लाइन है और इसी पे मैं और एक खींच दूं लाइन, ये सपोज मेरे पास रियल लाइन है और ये मेरे पास एक सपोज यहाँ पे इरेशनल नंबर है। तो जैसे मैं इसमें से ये नहीं बता सकता हूं कि कौन सा लाइन मेरा इरेशनल है और कौन सा रैशनल है, असल में इसका कंटिन्यूअस लाइन नहीं होता, उसमें ब्रेक होते हैं, यानी कि हर 2 पॉइंट के बीच में देयर आर बाय यूजिंग डेंसिटी थ्योरम इनफाइनाइटली रैशनल एज वेल एज इरेशनल, रैशनल्स भी होते हैं और इरेशनल्स भी होते हैं। मीन्स किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर मैं अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो इट कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ इरेशनल एंड अ रैशनल। बट अगर हम इंटीरियर का डेफिनेशन यूज करें, वो क्या कहता है कि अगर किसी भी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब उस पॉइंट के अराउंड इफ यू ड्रॉ अ नेबरहुड अराउंड एट दैट पॉइंट इट कंटेन्स ओनली द पॉइंट ऑफ सेट। बट यहाँ पे तो इरेशनल भी आ रहा है, तो देयरफॉर और रैशनल भी आ रहा है, बट रैशनल तो इरेशनल के अंदर नहीं होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो देयरफॉर इंटीरियर पॉइंट तो कोई नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर की किसी भी रैशनल के अराउंड अगर मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूं, इफ यू ड्रॉ अ नेबरहुड देयर ऑलवेज कंटेन अ पॉइंट्स ऑफ रैशनल नंबर, तो देयरफॉर इंटीरियर पॉइंट तो मेरा एम्प्टी हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसके इंटीरियर को हम लिखते हैं यहाँ पे पावर में 0, जैसे छोटा सा 0, या फिर इसको डिग्री बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ये एम्प्टी होगा। अब बात कर रहा है लिमिट पॉइंट की, लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन भी सेम होता है, बट थोड़ा ये कहता है कि उसके अंदर अ पॉइंट इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट। अभी हमने पीछे देखा था कि अ पॉइंट इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट इफ यू ड्रॉ अ नेबरहुड, चाहे जितना छोटा बना सकते हैं, स्मॉल इनफ, देयर एग्जिस्ट मतलब देयर कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ दैट सेट, उस पॉइंट का सेट होना चाहिए, मस्ट बी कंटेन। तो क्लियरली किसी भी रैशनल पे इरेशनल पे खड़े हो जाओ, उसके अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट इरेशनल होंगे बाय डेंसिटी थ्योरम। तो मीन सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट है, तो मतलब लिमिट पॉइंट ये कहता है कि रियल नंबर के किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, मतलब लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन अगर हम यूज करेंगे तो रियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करते हैं तो बाय डेंसिटी थ्योरम इट कंटेन्स अ इरेशनल इनफाइनेटली इरेशनल, और वही डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट का, तो देयरफॉर हर पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट हो जाएगी। तो देयरफॉर बाय यूजिंग डेफिनेशन वी कैन से दैट कि द इंटीरियर पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर इज एम्प्टी एंड द लिमिट पॉइंट इज होल रियल नंबर। तो देयरफॉर जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सिंपल रिजल्ट पे है, जो मैंने बताया था कि अगर सपोज कि 2 सेट है, सपोज दिस इज एक्स मैट्रिक्स स्पेस वाई मैट्रिक्स स्पेस, दोनों के बीच में एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। अगर ये ओपन है तो इनवर्स इमेज ओपन होगा, अगर ये क्लोज है तो इनवर्स इमेज क्लोज होगा। क्लोज कैसे पहचानते हैं, अगर इज इक्वल टू का साइन है या लेस देन इज इक्वल टू का साइन है तो क्लोज, अगर ये साइन है तो ओपन कहते हैं। अब हमारे पास एक सेट गिवन है कि a इज इक्वल टू, क्या कह रहा है कि ऑल दोज बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि x साइन x इज इक्वल टू 1/2। क्लियरली साइन x फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये जो हमारे पास है ये क्या है, हमारे पास इज इक्वल टू का साइन है, मतलब ये क्लोज है। तो इनवर्स इमेज क्या होगा x, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2,
अब सिंस ये क्लोज है, अगर हमारे पास इमेज क्लोज है, साइन एक्स मतलब वो इमेज बता रहा है और कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो अगर ये इनवर्स इमेज है तो अरे ये अगर क्लोज है तो जो इसका इनवर्स इमेज होगा वो भी कैसा हो जाएगा, क्लोज। यानी कि वो सारे एक्स बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, वो सारे सेट कैसे होंगे, क्लोज। तो बाय यूजिंग सिंपल रिजल्ट, तो इस रिजल्ट का कि अगर कोई दो सेट है वहां पे अगर कंटिन्यूअस मैप डिफाइन करें तो कोडोमेन सेट का कोई भी अगर ओपन सेट या क्लोज सेट ले तो उसका इनवर्स इमेज भी ओपन और क्लोज होगा। तो बाय यूजिंग दैट सिंपल डेफिनेशन हम ये शो कर सकते हैं कि जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कह रहा है कि नाइदर ओपन नॉर क्लोज तो रॉन्ग, ओपन रॉन्ग, बोथ ओपन एंड क्लोज रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ दिस इज द 10 क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 29। तो 29 लेक्चर की ये थे 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 221 से लेके 300 जो कि डिपेंड करेगा हमारे लीनियर अलजेब्रा पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा जो कि CSIR नेट में और IIT जैम में पूछे गए हैं। आज का भी जो स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन थे वो CSIR नेट से थे और हमेशा की तरह जो 2 क्वेश्चन थे वो IIT जैम के थे। तो मोस्टली IIT जैम के भी काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के, और जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखें, ऐसे बीच में छोड़ के ना जाए। मुझे स्टार्टिंग में बताना था बट अब भी बता रहा हूं, बट जो भी यहां तक लेक्चर देख रहे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर से जो भी लेक्चर होगा कंप्लीट वीडियो देखा करें, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।